हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो अब इसी सीरीज़ में हम तीसरा वीडियो कोड पे स्टार्ट करते हैं, जो कि कॉलम का कुछ बचा हुआ पार्ट है और बाकी कोड का आज पूरा इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे हम। The minimum number of longitudinal bar provided in a column shall be 4 in rectangular column and 6 in circular column। मतलब रेक्टेंगुलर कॉलम में आपके जो रीइंफोर्समेंट के जो नंबर ऑफ बार होंगे वो कितने होंगे 4, और सर्कुलर कॉलम में होंगे आपके पास 6। ठीक है। उसके बाद द बार शेल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। मतलब 12 mm से कम कॉलम में बार का डायमीटर होना ही नहीं चाहिए। A reinforced concrete column having helical reinforcement shall have at least 6 bar of longitudinal reinforcement within the helical reinforcement। ये आपको helical reinforcement प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि ये आपका कॉलम हो गया सर्कुलर ऐसे, ये वाला helical reinforcement, तब उसमें कम से कम 6 बार आपको लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पिच एंड डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज। मतलब उसके बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी है। ठीक है, पिच कितनी रखनी है। द पिच ऑफ द ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट शेल नॉट बी मोर देन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो आपके पास 3 वैल्यू है, इनमें से जो छोटी वैल्यू आएगी उससे बड़ी वैल्यू नहीं लेनी अपने पास। क्या है, सेल बी नॉट मोर देन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा अपने पास स्पेसिंग नहीं लेनी है। पहला क्या है कि द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। मतलब कंप्रेशन मेंबर हो गया कॉलम, उसमें जो लिस्ट लेटर मतलब जैसे कि डेप्थ और विड्थ होगी उसमें से जो छोटी वैल्यू है वो। सेकंड केस है 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार टू बी टाइड। मतलब जो सबसे छोटा डायमीटर अपन पास लेंगे इसको बांधने के लिए, जैसे कि ये अपन पास इसके अंदर स्टील यूज कर रही है, ये लेंगे, इसका जो डायमीटर है उसका 16 टाइम्स सेकंड केस में, और थर्ड केस है 300 mm। इस तीनों में से जो छोटी वैल्यू आएगी उससे बड़ी वैल्यू अपने पास पिच में नहीं लेनी है। और डायमीटर में क्या बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ द पॉलीगन लिंक और लेटरल टाइज शेल बी नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। मतलब जो सबसे बड़ी बार है उसका 1/4 लेना है, उसके 1/4 से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 16 mm। एंड इन नो केस लेस देन 16 mm। मतलब 16 mm से कम होना चाहिए। ये आपके पास डायमीटर के लिए 2 केस हो गए, 1/4 और 16, और पिच के लिए 3 केस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। मटेरियल में क्या हो गया, एक स्टील है अपने पास और एक कंक्रीट है। तो कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो है 1.5, और स्टील के लिए है 1.15। अब एक के लिए 1.5 और 1.5 है। इंटरव्यू में क्वेश्चन ये भी कभी पूछा जाता है कि कंक्रीट के लिए 1.5 ही क्यों लेते हैं और स्टील के लिए 1.15 क्यों लेते हैं। क्योंकि कंक्रीट की वैल्यू ज़्यादा, कंक्रीट के लिए 1.5 ज़्यादा है और स्टील के लिए कम है, ऐसा क्यों लेते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो अपने पास स्टील है वो क्या है कि फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर फेलियर के चांस कम है, इसके लिए उसका जो सेफ्टी फैक्टर है वो कम लेके चलते हैं अपने। और कंक्रीट है वो अपन खुद बनाते हैं उधर साइड पे, इसके लिए उसमें फेलियर होने के चांस स्टील से थोड़े ज़्यादा हैं। ये नहीं कि फेल हो जाएगा, स्टील से थोड़े फेलियर होने के चांस ज़्यादा, इसलिए उसका सेफ्टी फैक्टर अपन 1.5 लेके चलते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। अब आगे नेक्स्ट है कि जो अपने पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स फ्लेक्सुरल है उसके कुछ एजम्पशन है। तो इसमें एक एजम्पशन तो ये होता है कि जो प्लेन सेक्शन होता है नॉर्मल टू द एक्सिस वो बेंडिंग के बाद में भी प्लेन ही रहता है। मतलब जो कि एक्सिस के नॉर्मल होता है सेक्शन जो, वो बेंडिंग के बाद में भी प्लेन ही रहता है। सेकंड आ गया अपने पास द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। मतलब ये हो गया कंप्रेशन फाइबर, इसकी जो वैल्यू है ये रहनी है अपने पास 0.0035। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट केस है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शेल नॉट बी लेस देन। वो तो पिछला केस था 0.0035 किस में था, कंप्रेशन में, ये किस में, टेंशन में। तो इससे लेस देन वैल्यू अपने पास नहीं होनी चाहिए। FY/1.15 ES प्लस 0.002। अब ES क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और FY क्या हो गया, 250 हो गया, 415 हो गया, 500 हो गया। ये केस हो गया, ये है स्ट्रेन का ही,
किसका, टेंशन रिइंफोर्समेंट में। और पिछला जो 0.0035 था वो किस में था, कंप्रेशन में था वो। अब एक पॉइंट आप याद रखो, ये द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इन टेकन एज 0.002। जो 0.0035 था वो था बेंडिंग में, ठीक है। बेंडिंग में कितना लेना है, 0.0035। 0.0035 किस में था, बेंडिंग में, वो था कंप्रेसिव स्ट्रेन का ही। और एक्सियल कंप्रेशन में लेना है अपने पास 0.002। और एक केस आप ये भी याद रख सकते हो, the maximum compressive strain at the highly compressed extreme fiber in concrete subjected to axial compression and bending, and when there is no tension on the section shall be 0.0035 0.003 minus 0.75 times the strain at the next point है the maximum compressive strain at the highly compressed extreme fiber in concrete subjected to axial compression and bending, and when there is no tension on the section shall be 0.0035 minus 0.75 times the strain at the least compressed extreme fiber। इस क्या हो गया, 0.0035 माइनस 0.75, इसको ELC भी बोला जाता है, लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर। इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, किसके लिए, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट शेयर। अब इक्विवेलेंट शेयर का फॉर्मूला आपके पास याद रखना है कि वी इज इक्वल टू वी प्लस 1.6 टी अपॉन बी। अब एक वी यू भी निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है कि टो भी निकालते हैं अपन, सॉरी टो भी का होता है वी यू अपॉन बी डी, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गई, टो वी की वैल्यू आ गई। अब ये कौन सा हो गया, इक्विवेलेंट शेयर क्या हो गया, वी प्लस 1.6 टी अपॉन बी। अब टी क्या हो गया, टॉर्सन, ठीक है। टी क्या याद रखना है, टॉर्सन याद रखना है। और बी क्या हो गया, विड्थ हो गया अपना। इसी प्रकार मोमेंट का भी फॉर्मूला होता है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या, टी अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन बी। ये ध्यान रखना कि टी अपॉन 1.7 और 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन बी। कैपिटल डी टोटल डेप्थ होगी जिसमें कि कवर भी जोड़ा जाता है और इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर हो गया। और अपने को इक्विवेलेंट मोमेंट निकालना, इसमें एम की वैल्यू ऐड कर देंगे, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। इसके बाद में ये एक टेबल है, ये आपको याद रखनी है टेबल। इसमें टेबल में सारी वैल्यू आपको याद रखनी है कि जब दोनों एंड फिक्स हो तब थ्योरेटिकल और रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जब एक एंड फिक्स है, एक एंड हिंज है, जब दोनों एंड हिंज है तब कितनी कितनी वैल्यू रखनी है आपको थ्योरेटिकल में और रिकमेंडेड में। तो 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस आपको याद रखने हैं जिसमें सारी वैल्यू आपको दी हुई है आगे। तो थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा छोटी है इस रिकमेंडेड वैल्यू से, 0.5L 0.65L 0.7L 0.8L 1.2 सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। इसके में कुछ नहीं है, ये 1.5 लेते हैं वैल्यू, ओके। उसके बाद में है कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालने के फॉर्मूले कौन कौन से हैं। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हो गई, मोमेंट हो गया, ये निकालने के लिए। तो इसमें अपने पास 3 केस होते हैं, एक होता है अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, एक होता है ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, एक होता है बैलेंस सेक्शन। तो ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आता है, उसके लिए अपने को सेक्शन को दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ता है। अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन और इक्विवेलेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विवेलेंट बोल दो या बैलेंस के लिए बोल दो। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, XU अपॉन डी इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FC की BT। XU अपने को न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होगी, डी होगी उसकी जो बीम की डेप्थ होगी, 0.87 FY की वैल्यू ग्रेड ऑफ स्टील हो गया, AST एरिया ऑफ स्टील हो गया, 0.36 FC के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, और बी हो गया अपने पास विड्थ, और डी हो गया डेप्थ। इस फॉर्मूले से अपने को XU की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर आपको मैं 3 रेंज बताऊंगा कि अगर उससे छोटी है तो अंडर में आएगा, उसके बराबर है तो बैलेंस में आएगा, और उससे बड़ी है तो ओवर में आएगा। वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा। और सेकेंड केस में क्या है कि अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ XU/D इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर XU/D की वैल्यू जो 3 वैल्यू आएगी, 250 के लिए कितनी होनी चाहिए, 415 के लिए कितनी होनी चाहिए, 500 के लिए कितनी होनी चाहिए, अगर उससे छोटी आ रही है तो अपने पास मोमेंट निकालने का फॉर्मूला ये है, 0.87 FY AST D 1 माइनस AST FY अपॉन BD FC के।
ठीक है। और अगर लिमिटिंग में आ जाता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स यू बाई डी इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू, उसके बराबर आ जाता है, तब अपने पास एम यू लिमिट का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? 0.36 एक्स यू मैक्स अपॉन डी कोस्टेक 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी कोस्टेक बी डी स्क्वायर इंटू एफ सी के। और अगर अपने पास एक्स यू बाई डी की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई लिमिटिंग वैल्यू से, तो अपने को सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा कि डेप्थ वो बढ़ानी है घटानी है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, या फिर नंबर ऑफ बार है वो बढ़ानी है, डाया बढ़ाना है, क्या करना है, तो वो अपने को चेक करना पड़ेगा। ये वो 3 लिमिटिंग वैल्यू है एक्स यू बाई डी की वैल्यू। अगर अपने पास एफ वाई 250 है तो 0.53, अगर 415 है तो 0.48, और अगर 500 है तो 0.46। ये किसकी वैल्यू है? एक्स यू बाई डी की वैल्यू। कभी कभी एक्स यू की वैल्यू पूछ लेता है, तब इसके अंदर ये डी वाला इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.53 डी, 0.48 डी, 0.46 डी, किसके लिए? एक्स यू के लिए सिर्फ। और एक्स यू बाई डी की वैल्यू पूछे तब 0.53, 0.48, 0.46। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है। 250 के लिए, 415 के लिए और 500 के लिए 0.53, 0.48, 0.46। ओके। एक आपको ये फॉर्मूला और याद रखना है, ई सी इज़ द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई सी का फॉर्मूला क्या होता है? 5000 √FC के। ठीक है। ई सी इज़ द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये याद रखना है आपको। एफ सी के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। एक आप ये टेबल याद रख सकते हो कि टाइप ऑफ फॉर्मवर्क कौन कौन से है और मिनिमम पीरियड बिफोर स्टार्टिंग फॉर्मवर्क, मतलब कि अपना जो फॉर्मवर्क है वो हटाने के लिए कितना कितना दिन मिनिमम रिक्वायर्ड होना चाहिए। ए बी सी डी ई, ये आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा देता हूँ एक बार।